नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइस और चालक उपकरण। इसमें हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और ट्रांजिस्टर के अंदर क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, किस काम में आते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के विन्यास के बारे में, अभिविन्यास के बारे में कि ट्रांजिस्टर के कितने क्या क्या अभिविन्यास होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास या विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर अभिविन्यास या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर विन्यास का मतलब है कि एक ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर विन्यास का मतलब क्या है कि एक ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना, कि एक ट्रांजिस्टर को परिपथ में, सर्किट या परिपथ आप ले सकते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। मतलब खासकर निवेशी और निर्गत के बीच कौन सा टर्मिनल उभयनिष्ठ है, मतलब कौन सा कॉमन है। ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में देखो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को जब हम कंडक्शन लेंगे या इसका जैसे भी यूज करना है तो उसके 3 टाइप के विन्यास के आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ट्रांजिस्टर का विन्यास का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर में जो भी 3 टर्मिनल है उसके, तो कौन सा एक टर्मिनल जो है निवेशी और निर्गत दोनों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है ना। तो उसी आधार पर ट्रांजिस्टर के विन्यास हमको प्राप्त होते हैं। तो ट्रांजिस्टर विन्यास क्या होता है, देखिए, ट्रांजिस्टर विन्यास का मतलब ट्रांजिस्टर को परिपथ में कैसे जोड़ा जा रहा है, खासकर निवेशी और निर्गत के बीच कौन सा टर्मिनल उभयनिष्ठ रख रहे हैं। ठीक है ना। तो जिस भी अब 3 टर्मिनल है तो निवेशी और निर्गत में टोटल तो 4 चाहिए लेकिन 3 है। तो निवेशी के लिए भी 2 और निर्गत के लिए भी 2, तो टोटल 4 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहां तो 2 ही है ना। तो ये 4 कैसे करें फिर, तो किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन या उभयनिष्ठ रखना पड़ेगा। किसी एक को हमको कॉमन या उभयनिष्ठ, तो उसी आधार पर हमको ये विन्यास देखने को मिलते हैं और ट्रांजिस्टर का हम सर्किट में कनेक्ट करके उसका उपयोग कर सकते हैं, परिपथ में ऐसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के विन्यास कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन मींस द वे अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, कि ट्रांजिस्टर को किसी एक सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स, है ना। स्पेशली विच टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, के ट्रांजिस्टर के किस टर्मिनल को हम, तीनों टर्मिनल में से किसको हम कॉमन रखें, चाहे वो इमीटर हो, बेस हो या कलेक्टर हो। ठीक है ना। या तो इमीटर को कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों में, कल भी मैंने आपको बताया था, या फिर बेस को कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट में, या फिर कलेक्टर को हम कॉमन रखेंगे इनपुट और आउटपुट में। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमको 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन जो है ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास हमको देखने को मिलते हैं, अभिविन्यास हमको देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास और उभयनिष्ठ कलेक्टर। अब देखिए, उभयनिष्ठ आधार मतलब कि ट्रांजिस्टर के अगर आधार को हम इनपुट और आउटपुट मतलब निवेशी और निर्गत दोनों ही सर्किट में क्या करें, उपयोग करें। अगर दोनों ही परिपथ में, जो निवेशी में भी उपयोग किया जा रहा है आधार का और निर्गत में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जो भी कल भी हमने जो सर्किट का डायग्राम लिया था वो भी कॉमन बेस ही था। ठीक है ना। उभयनिष्ठ आधार विन्यास ही था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थी। कौन सी थी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों में बेस का यूज किया जाएगा। आधार का उपयोग जो है इनपुट सर्किट में भी होगा और आउटपुट सर्किट में भी यूज किया जाएगा, जो कि हमने कल लिए भी थे कि इमीटर बेस को तो हमने क्या लिया था, फॉरवर्ड में लिया था, और कलेक्टर बेस को हमने रिवर्स में लिया था। मतलब ये जो उत्सर्जक आधार जो सर्किट था या उत्सर्जक आधार जो संधि थी उसको हमने अग्र अभिनिधि में लिया था, और आधार संग्राहक संधि जो थी उसको हमने उत्क्रम अभिनिधि में लिया था। तो वो आधार जो नीचे की तरफ था, ठीक है ना, वो कॉमन ही हमने लिया था, उसको उभयनिष्ठ लिया था। ठीक है ना। तो 3 प्रकार के हमको ट्रांजिस्टर के विन्यास देखने को मिलते हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। आधार, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ
आधार, उबेनिस्ट उत्सर्जक और उबेनिस्ट कलेक्टर मतलब संग्राहक। ठीक है ना, तो ये तीन प्रकार के हमको क्या ये विन्यास जो है या अभिविन्यास हमको देखने को मिलते हैं, कॉमन इमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो ये विन्यास का मतलब यही है ट्रांजिस्टर विन्यास के किसी भी ट्रांजिस्टर को सर्किट में किस तरह से या किसी परिपथ में ट्रांजिस्टर को किस तरह से जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर विन्यास कहते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए ट्रांजिस्टर विन्यास या ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हमको कितनी तीन टाइप की मिली, तीन टाइप की प्राप्त हुई। ठीक है ना, अब देखिए अब तीन टाइप की जो है उनमें क्या क्या चीज हमको देखने को मिलेगी, क्या चीज होगी। तो देखिए सबसे पहला हम कौन से ले रहे हैं, कॉमन बेस मतलब सामान्य या फिर कॉमन बेस मतलब उबेनिस्ट आधार। कौन सा ले रहे हैं हम, उबेनिस्ट उबेनिस्ट आधार मतलब सीबी कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास ले रहे हैं हम। ठीक है ना, तो कौन सा ले रहे हैं हम, उबेनिस्ट आधार कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास ले रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखो क्या है, उबेनिस्ट आधार है मतलब आधार टर्मिनल जो है निवेशी और निर्गत दोनों के लिए उबेनिस्ट होगा, मतलब दोनों में ये उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या ले रहे हैं हम, उबेनिस्ट आधार है तो उसमें क्या होगा, आधार उबेनिस्ट होगा, किसमें, निवेशी और निर्गत दोनों के लिए। तो इसमें देखो इस सर्किट को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, ट्रांजिस्टर का सर्किट में कैसे उपयोग किया जाएगा कि आधार जो है वो निवेशी और निर्गत दोनों ही सर्किट में उबेनिस्ट होगा। तो देखिए अब इसमें निवेशी कौन सा होगा, उत्सर्जक आधार संधि जो है, उत्सर्जक आधार संधि जो है वो क्या होगी, देखिए यहाँ पे उत्सर्जक आधार जो है वो निवेशी की तरह यूज होगा। देखिए आधार और ये उत्सर्जक। ठीक है ना, अब चाहे वो पीएनपी के लिए हो या एनपीएन के लिए हो। ठीक है ना, एनपीएन के लिए हो या पीएनपी के लिए। तो देखिए निवेशी जो है वो कौन सा होगा, उत्सर्जक आधार संधि होगी, और निर्गत कौन सा होगा, संग्राहक आधार संधि को निर्गत के रूप में यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से या इस टाइप से इनको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो वो उबेनिस्ट आधार कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास हमको प्राप्त होगा कि अगर किसी ट्रांजिस्टर के आधार को हम इनपुट मतलब निवेशी और निर्गत जो आउटपुट में ले रहे हैं ना, तो निवेशी और निर्गत दोनों में ही ये देखो बेस वाला जो पॉइंट है काम में आ रहा है, यूज किया जा रहा है। तो आधार क्या हो गया यहाँ पे, उबेनिस्ट हो गया। ये देखिए एनपीएन में लो आप या पीएनपी में, दोनों ही में आधार जो है वो क्या है, उबेनिस्ट है। ठीक है ना, कॉमन है। तो देखिए अब इससे क्या चीज देखने को मिलेगी इसमें कि निवेशी धारा जो है वो उत्सर्जक धारा के रूप में होगी। निवेशी धारा कौन सी होगी, उत्सर्जक धारा जो होगी वो निवेशी, क्योंकि निवेशी कौन सा है, उत्सर्जक आधार है। ठीक है ना, तो निवेशी धारा तो हमको मिलेगी आई जिसको हम उत्सर्जक धारा कहते हैं, और निर्गत धारा हमको कौन सी मिलेगी, संग्राहक धारा आईसी जिसको हम क्या कहते हैं, निर्गत धारा जो है संग्राहक धारा होगी आईसी के रूप में। ठीक है ना, अब देखिए इसमें ये अभिविन्यास जब हम लेंगे, उबेनिस्ट आधार अभिविन्यास जब हम लेते हैं तो उससे क्या चीज देखने को मिलेगी। अब देखो ये भी क्या है, एनपीएन में देखो तो ये एन नेगेटिव से और पी पॉजिटिव से, तो देखो उत्सर्जक आधार जो है वो किसमें लिया हमने, अग्रविनीति में, और ये वाला पश्चिम विनीति में। ठीक है ना, तो वही चीज अपने चलती रहेगी। तो देखिए इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है, कम निवेशी प्रतिरोध इसमें हमको देखने को मिलता है। किसमें, उबेनिस्ट आधार अभिविन्यास में हमको जो निवेशी प्रतिरोध है वो कम मिलता है। अब निवेशी प्रतिरोध कम तो निवेशी धारा अधिक मिलेगी, है ना। और क्या है, उच्च निर्गत प्रतिरोध मिलेगा। क्या मिलेगा, निर्गत प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है इसके। ठीक है ना, अब इससे देखो क्या है कि धारा लाभ जो है, जो धारा लाभ हमको देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, जो धारा लाभ है वो हमको
धारा लाभ जो है एक से कम देखने को मिलता है। मतलब धारा लाभ या फिर इसका कह सकते हैं कि वोल्टेज गेन जो है इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट में जो करंट हमको मिल रही है वो कम मिलेगी। ठीक है ना, क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि निर्गत प्रतिरोध जो है वो क्या है? उच्च है। तो धारा हमको क्या मिलेगी? धारा लाभ कम ही मिलेगा, एक से कम मिलेगा और उच्च वोल्टेज लाभ हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना, मतलब हाई वोल्टेज गेन हमको इसमें देखने को मिलता है आधार उभयनिष्ठ आधार कॉन्फ़िगरेशंस में या अभिविन्यास में। जब आधार कॉमन होगा तो देखिए कम निवेशी प्रतिरोध मिलता है, उच्च निर्गत प्रतिरोध मिलता है और धारा लाभ हमको एक से कम प्राप्त होता है और उच्च वोल्टेज लाभ मिलता है हमको, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज देखिए क्या है? प्रतिरोध ज्यादा है तो वोल्टेज करंट हमको कम मिलेगी, लेकिन वोल्टेज जो है लाभ वो हमको ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, और इसका उपयोग क्या है? देखिए उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग इसका होता है। ठीक है ना, कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्राप्त करना है तो वहां पे हमको इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। द बेस टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। बेस टर्मिनल जो है दोनों में क्या होता है? इनपुट और आउटपुट में कॉमन होता है, इसीलिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना, अब इसमें इनपुट क्या मिलता है हमको? देखो इमीटर बेस जो इमीटर बेस जो रीजन है वो इनपुट की तरह यूज होता है। इमीटर बेस, ये देखिए इमीटर बेस जो है वो इनपुट की तरह यूज होता है। ठीक है, और आउटपुट की तरह कौन सा यूज करते हैं? कलेक्टर बेस के बीच में हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है ना, तो इनपुट कहां प्रोवाइड कर रहे हैं हम? इमीटर बेस। ठीक है ना, इमीटर बेस रीजन में, और आउटपुट हमको कहां मिल रहा है? कलेक्टर बेस रीजन में जो है हमको आउटपुट मिलता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए कि इनपुट करंट जो हमको इमीटर करंट मिलती है। इनपुट करंट कौन से मिलती है? एज अ इमीटर करंट जो होती है वही एज अ इनपुट करंट की तरह यूज होती है। और आउटपुट करंट कौन सी है हमको? देखो कलेक्टर करंट जो है इसमें जो IC है, IE तो इनपुट हो गई और IC जो है वो आउटपुट करंट की तरह वर्क करती है PNP और NPN के लिए। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? देखिए क्या फीचर्स है इसके, कि इसका लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ना। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है इसका? लो होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई लेते हैं जो कि लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इसमें करंट गेन जो है लेस देन 1 मिलता है। ठीक है ना, मतलब करंट गेन जो इसमें मिल रहा है वो एक से कम मिलेगा, और वोल्टेज गेन जो है वो हमको हाई मिलता है। ठीक है ना, अब इसका देखो यूजेज क्या है, तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, जब भी कोई ऐसा कोई अप्लायंस जो हाई फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड हो, ठीक है ना, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए तो ये तो हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ले रहे हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, क्या होता है? देखिए अब इसमें अगर देखें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, या क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं उबेनिस्ट उत्सर्जक। उबेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास या विन्यास भी कह सकते हैं आप। अब देखिए उबेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास क्या प्राप्त होता है हमको, कि द इमीटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जो उत्सर्जक जो होता है, ठीक है ना, उत्सर्जक उत्सर्जक निवेशी तथा निर्गत, निवेशी तथा निर्गत दोनों में, निवेशी तथा निर्गत दोनों में उभयनिष्ठ होता है, मतलब दोनों में उपयोग किया जाता है। अब देखियो पीछे हमने किसका यूज किया था? दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ था? आधार। अब इसमें हम कौन सा ले रहे हैं? उभयनिष्ठ। इमीटर ले रहे हैं, उत्सर्जक ले रहे हैं। तो उत्सर्जक जो होगा वो निवेशी तथा निर्गत दोनों में ही उपयोग में लिया जाएगा या उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इनपुट की तरह कौन सा यूज किया जाएगा? रीजन।
बेस इमीटर रीजन जो है वो इनपुट की तरह यूज किया जाएगा। मतलब निवेशी जो है वो कैसे यूज किया जा रहा है, किस रूप में, कौन सा क्षेत्र जो है वो निवेशी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बेस यानी आधार, और आधार उत्सर्जक जो है, आधार उत्सर्जक क्षेत्र जो है या आधार उत्सर्जक संधि जो है उसे निवेशी की तरह उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब आधार उत्सर्जक संधि में निवेशी धारा प्रवाहित होगी या निवेशी के रूप में इसमें यूज किया जाता है। और आउटपुट देखिए कौन सा यूज किया जा रहा है, कलेक्टर इमीटर रीजन। ठीक है ना, आउटपुट में कौन सा यूज किया जा रहा है, कलेक्टर इमीटर। मतलब निर्गत जो है वो किसके रूप में यूज किया जा रहा है, कौन सा चित्र निर्गत के रूप में यूज किया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है, इमीटर, सॉरी कलेक्टर मतलब संग्राहक, संग्राहक उत्सर्जक। ठीक है ना, क्योंकि देखो उत्सर्जक दोनों में ही होना चाहिए उभयनिष्ठ स्टेज लिए। तो देख लिए निवेशी में भी उत्सर्जक है और निर्गत में भी उत्सर्जक है। ठीक है ना, पीछे अगर हम देखें तो पीछे जो है आधार दोनों में ही देखिए क्या था, उभयनिष्ठ था। ठीक है ना, तो देखिए इसमें उत्सर्जक जो है उभयनिष्ठ रहता है। निवेशी जो है कौन सा संधि यूज की जाती है, आधार उत्सर्जक जो है वो निवेशी की तरह, उसमें निवेशी वोल्टा निवेशी धारा प्रोवाइड की जाती है। निवेश सिग्नल जो है, जो भी हम सिग्नल देंगे वो निवेशी के रूप में किसके बीच में देंगे, आधार उत्सर्जक के बीच में। ठीक है ना, और निर्गत जो है कहां पर लेंगे हम, आउटपुट जो है संग्राहक उत्सर्जक संधि के बीच में हम आउटपुट या निर्गत लेंगे। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इनपुट करंट जो है कौन सी यूज की जा रही है, इनपुट करंट के रूप में या बेस करंट जो आईबी होती है। मतलब निवेशी धारा जो है वो कौन सी है, अब निवेशी धारा कौन सी मिलेगी हमको, निवेशी धारा देखिए कौन सी है, आईबी। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईबी बोले तो आधार धारा जो होती है। ठीक है ना, आधार धारा जिसको हम आईबी लेते हैं वो निवेशी धारा के रूप में उपयोग में ली जाएगी। और देखिए आउटपुट करंट कौन सी है, कलेक्टर करंट है। मतलब निर्गत धारा कौन सी है, निर्गत धारा जो है वो आईसी है, कलेक्टर करंट ये देखिए। ठीक है ना, बोले तो संग्राहक धारा। अब संग्राहक का काम क्या होता है, संग्रहित करना, किसको, बहुआवेश वाहकों को या आवेश वाहकों को संग्रहित करने का। तो आईसी जो होगी वो निर्गत धारा के रूप में उपयोग में ली जाती है। ठीक है ना, अब देखिए फीचर्स क्या है इसके, इसके फीचर्स जो पीछे जो हमने लिए थे ना वो भी देखो। मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है, मध्यम निवेशी प्रतिरोध हमको इसमें प्राप्त होता है, जो कि आधार उभयनिष्ठ आधार में हमको देखो लो इनपुट रेजिस्टेंस, कम इनपुट रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन इसमें मीडियम मध्यम मध्यम निवेशी प्रतिरोध हमको प्राप्त होता है, मध्यम निवेशी प्रतिरोध होता है इसका। ठीक है ना, अब निवेशी प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो निवेशी धारा ज्यादा होगी, है ना, कम है तो सॉरी। और दूसरा देखिए क्या है, मीडियम आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस भी मीडियम मिल रहा है देखो, है ना, निर्गत, और ये भी क्या मिलेगा हमको, मध्यम निर्गत प्रतिरोध। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों ही कम ही मिलेंगे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो कम ही मिलेगा। तो वोल्टेज गेन और धारा या करंट गेन दोनों ही क्या मिलेंगे, ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो हमको ये चीज ज्यादा मिल सकती है। तो देखिए मध्यम निर्गत प्रतिरोध हमको प्राप्त होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों ही रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कम होते हैं, मीडियम मिलते हैं हमको। तो उसी की वजह से देखिए हमको क्या है, रेजिस्टेंस कम है तो हाई करंट गेन मिलता है हमको। करंट गेन क्या है, हाई मिलता है, क्योंकि एज ए एम्पलीफायर की तरह इसका यूज कर सकते हैं, एज ए एम्पलीफायर की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे हमको हाई करंट गेन मिलता है, मतलब उच्च धारा लाभ इसमें प्राप्त होता है, उच्च धारा लाभ इसमें प्राप्त होता
उच्च धारा लाभ इसमें प्राप्त होता है इसी वजह से। और देखिए हाई वोल्टेज गेन भी हमको मतलब उच्च वोल्टेज गेन भी हाई मिलता है इसमें, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों रेजिस्टेंस कम है तो करंट भी ज्यादा और वोल्टेज भी हमको ज्यादा इसमें गेन प्राप्त होता है या मिलता है। तो उच्च धारा लाभ सॉरी उच्च वोल्टता लाभ भी हमको इसमें मिलता है, उच्च वोल्टता लाभ भी मिलता है और धारा लाभ भी मिलता है। इसी कारण से सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा वो सबसे प्रचलित या सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें ट्रांजिस्टर जो है कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट जो यूज की जाती है वो यही वाली ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास जो है वो अधिक प्रचलित है, अधिक उपयोग में लिया जाता है, मतलब इसका उपयोग जो है ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए धारा लाभ और वोल्टता लाभ दोनों ही ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब उच्च धारा लाभ मिलता है और उच्च वोल्टता लाभ मिलता है, हाई करंट गेन और हाई वोल्टेज गेन। क्यों? क्योंकि मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस है और मीडियम ही आउटपुट रेजिस्टेंस है, मतलब निवेशी और निर्गत प्रतिरोध निम्न होते हैं इसमें या मध्यम मिलते हैं। ठीक है ना, निम्न नहीं मतलब मीडिएट या मॉडरेट मिलते हैं, कम मिलते हैं किसके बेस और कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के कंपैरिजन में। और देखिए बेस्ट फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के लिए बेस्ट। क्यों? क्योंकि धारा भी हमको ज्यादा मिल रही है और वोल्टेज भी ज्यादा मिल रहा है, मतलब दोनों का एम्पलीफिकेशन मिल रहा है ना। तो एम्पलीफिकेशन जो है वो के लिए बेस्ट है ये। ठीक है ना, किसके लिए? एम्पलीफिकेशन के लिए, मतलब प्रवर्धन के लिए, प्रवर्धन के लिए उपयोगी, ज्यादा उपयोगी भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो इसी का प्रवर्धन के लिए इसी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज ज्यादा किया जाता है। तो देखिए क्या है यूजेज, क्या है इसके, देखिए एम्पलीफायर में मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, मतलब प्रवर्धन में सबसे ज्यादा जो है इसी का उपयोग किया जाता है, प्रवर्धन में सबसे अधिक या सबसे प्रचुर मात्रा में ये यूज किया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में उपयोगी, मात्रा में उपयोग किए जाने वाला, प्रयोग किए जाने जाने वाला अभिविन्यास ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है ना, तो सबसे प्रचुर जो है या सबसे ज्यादा जो है उपयोग में लिए जाने वाला, क्योंकि एम्पलीफायर्स में इसका उपयोग किया जाता है, एम्पलीफिकेशन के लिए इसका उपयोग बेस्ट फॉर एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों ही क्या है हाई मिलते हैं हमको, क्योंकि मीडियम इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है ना, अब इसमें देखो क्या है कि इमीटर को कॉमन रेट रखा है, देखो इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ठीक है ना, तो इनपुट किसके बीच में दिया जाता है? बेस और इमिटर रीजन में, मतलब आधार उत्सर्जक संधि के यहाँ क्षेत्र में, और जो निर्गत जो हम ले रहे हैं वो संग्राहक उत्सर्जक के बीच में लिया जाता है, संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है ना, अब इस देखो इस विन्यास में निम्न प्राचल हमको प्राप्त होते हैं। देखिए निर्गत अगर प्रतिरोध ले, निर्गम बोले तो निवेशी, अगर हम निवेशी प्रतिरोध ले यहां पर देखिए क्या मिल रहा है हमको। चलो मैं इसको निवेशी ही ले लेता हूं आपके लिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। देखिए निवेशी प्रतिरोध हमको आर आई जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, देखिए कैसे मिलेगा निवेशी प्रतिरोध डेल्टा वीबीई। अब देखो डेल्टा वीबीई मतलब इमीटर और बेस के बीच में जो भी पोटेंशियल लिया है, और डेल्टा आई बी जो कि करंट है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस कैसे मिलता है हमको? वी अपॉन आई। ये क्या हो गई? इनपुट रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। ठीक है ना, कब? जब वी सी को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब कलेक्टर और क्या बोलते हैं कलेक्टर और इमिटर रीजन के जो
पोटेंशियल है उसको अगर कांस्टेंट रखे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, आउटपुट को कांस्टेंट रखा तभी तो हमको इनपुट रेजिस्टेंस मिल पाएगा ना, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होगा तो वो क्या बचाएगा हमको, निवेशी प्रतिरोध। देखो डेल्टा VBE इन दोनों के बीच में जितना भी E और B के बीच में जितना भी पोटेंशियल मिल रहा है या विभव है और इनका इनपुट धारा, तो इनपुट निवेशी, क्योंकि निवेशी प्रतिरोध ले रहे हैं तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का जो भी अनुपात होगा कहां पर, आउटपुट वोल्टेज नियत रखते, ठीक है ना, निर्गत वोल्टेज को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टेज और निर्गत धारा के अनुपात से हमको क्या प्राप्त होगा, निवेशी प्रतिरोध प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए वही अगर निर्गत प्रतिरोध ले इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो देखिए क्या मिल जाएगा, डेल्टा VCE मतलब ये निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात हमको क्या मिल जाएगा, निर्गत प्रतिरोध मिल जाएगा। कब, जब निर्गत धारा को हम क्या रख रहे हैं, नियत रखे तो, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें हमको ये तो हमको निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध दोनों ही कैसे मिलते हैं हमको, ये भी मीडियम मिलता है, ये भी कितना मिलेगा, मीडियम, और ये भी मीडियम मतलब मध्यम मॉडरेट मिलेगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं मिलेगा, ना ही ज्यादा कम ना ज्यादा उच्च मिलेगा। तो देखिए अब प्रत्यावर्ती धारा लाभ हमको कितना देखने को मिलेगा, जिसको बीटा कहते हैं, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, भाई धारा लाभ हमको आउटपुट में कितनी ज्यादा मिल रही है वही धारा लाभ है ना। तो देखिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, IC क्या है, निर्गत धारा, और ये हो गई निवेशी धारा, तो निर्गत धारा और निवेशी धारा के अनुपात से हमको क्या मिलेगा, प्रत्यावर्ती धारा लाभ मिलेगा कि निवेशी धारा के सापेक्ष ये कितनी ज्यादा हमको प्राप्त हो रही है, कितने गुना मिल रही है। कब, जब VCE हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रखे, अगर VCE बोले तो ये वाला आउटपुट या निर्गत विभव जो है या निर्गत वोल्टता को अगर कांस्टेंट रखे हम, IC का IB के सापेक्ष कितना अनुपात मिल रहा है या कितने गुना, देखिए इनपुट या निवेशी धारा के रेस्पेक्ट में या उसके सापेक्ष निर्गत धारा कितनी प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट वोल्टेज निर्गत वोल्टेज पे, तो उससे हमको धारा लाभ प्राप्त होता, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रांस चालकता कितनी मिलेगी, GM, ट्रांस चालकता के कितना वोल्टेज देने पर, इनपुट वोल्टेज देने पर कितनी करंट हमको आउटपुट में मिल रही है ना। तो उससे हमको देखो क्या चीज मिल जाएगी, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE के कितना वोल्टेज इनपुट में हम दे रहे हैं, कितना निवेशी में हम विभव दे रहे हैं, उससे कितनी धारा हमको आउटपुट में मिल रही है, उन दोनों का अनुपात हमको क्या बताएगा, उसकी चालकता बताएगी, उस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की चालकता पता चल जाएगी हमको। जो हम ऐसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि धारा लाभ में अगर हम इनपुट क्या करें, या धारा लाभ में हम निवेशी प्रतिरोध का अगर हम भाग दे तब भी हमको उसकी चालकता पता चल जाएगी कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसकी चालकता कितनी अच्छे से हो रही है या कितनी ज्यादा वो आउटपुट करंट इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष दे रहा है, तो कि ज्यादा ही मिलेगी इसकी चालकता भी। क्यों, क्योंकि हमको हाई करंट और हाई वोल्टेज गेन हमको प्राप्त हो रहा है, उच्च धारा लाभ और उच्च वोल्टता लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध दोनों ही हमको क्या है, मीडियम मिल रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उस हिसाब से इसका धारा लाभ हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। धारा लाभ क्या होता है कि आउटपुट में कितनी धारा ज्यादा मिल रही है हमको इनपुट के कंपैरिजन में, कि निर्गत धारा हमको निवेशी धारा के सापेक्ष कितनी ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। और ये देखिए इसकी ट्रांस चालकता, चालकता मतलब जितना कितना हमने इसको इनपुट दिया और आउटपुट में कितनी ज्यादा हमको धारा अधिक मिल रही है, ठीक है ना, कितना अच्छे से वो चालन कर रहा है। तो वो कैसे प्राप्त होगा हमको, कि हमने जितनी भी निर्गत वोल्टता दी है उसके सापेक्ष आउटपुट में वो कितनी ज्यादा करंट हमको प्रोवाइड कर रहा है या दे रहा है, ठीक है ना। तो और वो कैसे भी निकाल सकते हैं हम, ऐसे भी जितनी भी इसकी धारा लाभ मिल रही है, भाई ज्यादा धारा कितनी मिली और इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना था, है ना, तो इन दोनों का अनुपात भी हमको क्या मिल जाएगी, चालकता उसकी प्राप्त होगी, जिसको GM से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज गेन और हाई
करंट गेन हमको देता है। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम मिलते हैं, तो वोल्टेज और करंट हमको आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलती है इस कॉन्फ़िगरेशन में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी देखिए हम कौन सा ले रहे हैं नेक्स्ट, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्या ले रहे हैं हम? कॉमन कलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। ट्रांजिस्टर का कौन सा अभिविन्यास ले रहे हैं हम? उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास, जिसमें देखो संग्राहक क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा, वो इनपुट और आउटपुट दोनों में ही यूज किया जाएगा। मतलब इसमें इनपुट भी इनपुट में भी कलेक्टर का यूज होगा और आउटपुट में भी। मतलब कुल मिला के अब कलेक्टर को क्या रखेंगे? इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन रखेंगे। ठीक है ना? ये देखिए, ये जो है ना, ये कलेक्टर रीजन है, ये हो गया बेस, और ये क्या बोलते हैं, इमीटर रीजन। ठीक है ना? ये इमीटर रीजन है। तो इसमें कलेक्टर जो है वो दोनों में क्या होगा? कॉमन रखा जाएगा। ठीक है ना? संग्राहक को उसमें उभयनिष्ठ रखा जाएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या मिल रहा है हमको? द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। जो संग्राहक होगा ना, वो संग्राहक जो है, संग्राहक निवेशी तथा निर्गत, निवेशी तथा निर्गत दोनों में, निवेशी तथा निर्गत परिपथ में क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा। परिपथ में उभयनिष्ठ होगा, मतलब दोनों में यूज किया जाएगा, निवेशी में भी और निर्गत में भी। ठीक है ना? तो किसी एक को तो कॉमन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन टर्मिनल। तो यहां पे हम किसको कॉमन रख रहे हैं, किसको उभयनिष्ठ रख रहे हैं? संग्राहक को। तो देखिए अब इसमें इनपुट जो है और आउटपुट जो है वो कौन कौन से यूज कर रहे थे? देखो, इनपुट जो है वो बेस कलेक्टर का यूज कर रहे हैं, मतलब आधार संग्राहक का। बेस जो है मतलब निवेशी जो है वो किसका उपयोग कर रहे हैं हम? निवेशी जो है वो किसका उपयोग कर रहे हैं हम? आधार संग्राहक का। देखो, संग्राहक तो आई गई, दोनों में, इनपुट में भी आएगा और आउटपुट में भी। तो आधार संग्राहक का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं इसमें। ठीक है? फिर निर्गत का देखो क्या है, निर्गत में देखो क्या क्या उपयोग में लिए जा रहे हैं। देखिए, इमीटर कलेक्टर रीजन जो है, ठीक है ना, जो इमीटर कलेक्टर रीजन जो है ये वाला, ठीक है ना, इमीटर और कलेक्टर, ये बेस कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर जो है वो क्या है, इसमें दोनों में कॉमन है। ठीक है ना? तो देखिए, निर्गत में अब कौन सा यूज किया जा रहा है? उत्सर्जक संग्राहक संधि को यूज किया जा रहा है। उत्सर्जक संग्राहक जो है वो आउटपुट या निर्गत की तरह, मतलब इस संधि के बीच में निर्गत लिया जाएगा। आउट वोल्टेज हो या करंट जो है, इन्हीं के बीच में। अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनपुट करंट जो है वो कौन सी होगी? बेस करंट होगी, IB। ठीक है ना? मतलब निवेशी धारा जो है वो कौन सी होगी इसमें? निवेशी धारा जो है वो कौन सी होगी? देखिए, IB आधार धारा। ठीक है ना? आधार धारा जो है वो निवेशी की तरह यूज की जाएगी। आधार धारा, जिसको हम IB कहते हैं। ठीक है ना? और देखिए, निर्गत धारा कौन सी होगी? निर्गत धारा जो है वो IE होगी, उत्सर्जक धारा। ठीक है ना? ये इमीटर करंट जो होगी यहाँ पे, तो निर्गत धारा जो है वो कौन सी यूज की जाएगी? उत्सर्जक धारा, IE। उत्सर्जक धारा जो है वो निवेशी की तरह यूज या उपयोग में ली जाएगी। अब इसके फीचर्स क्या क्या है देखिए। इसके फीचर्स के हाई इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है। देखो, इसमें भी इनपुट रेजिस्टेंस हाई मिल रहा है, तो करंट गेन या वोल्टेज गेन क्या मिलेगा? सीसी या सीई के कंपैरिजन में तो कम ही मिलेगा, है ना? तो देखिए अब कितना मिलता है इसमें?
हाई इनपुट रेजिस्टेंस है तो इनपुट करंट जो होगी ना, ये इनपुट करंट जो आएगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। रेजिस्टेंस हाई है तो वोल्टेज सॉरी करंट जो है वो कम मिलेगी। तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस है इसका मतलब उच्च निवेशी प्रतिरोध मिलता है इसमें, है ना। तो आर आई जो है इसमें क्या मिलेगा, उच्च मिलेगा, ठीक है ना। तो उच्च निवेशी इसमें प्रतिरोध हमको प्राप्त होता है। तो इसका प्रतिरोध जो है निवेशी प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। और लो आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम है। ये देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है ना। तो आउटपुट रेजिस्टेंस कम मतलब वोल्टेज ज्यादा मिलेगा हमको, है ना। करंट भी ज्यादा मिल सकती है हमको आउटपुट में, इसीलिए गेन करंट गेन जो है वो इसमें ज्यादा मिल रहा है। और वोल्टेज गेन भी लगभग अप्रोक्स कितना मिल रहा है, 1 के बराबर। तो देखिए तो इसमें निम्न निम्न अब देखिए उसमें क्या था, दोनों ही कैसे थे, सॉरी पीछे वाले में अगर देखे उत्सर्जित वाले में उच्च मध्यम थे दोनों ही, और इसमें देखिए तो एक लो था और एक उच्च था, एक कम था और दूसरा निर्गत जो प्रतिरोध वो ज्यादा था, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें क्या मिल रहा है हमको, इनपुट तो हाई मिल रहा है, ठीक है ना, इनपुट हाई मिल रहा है लेकिन लो आउटपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो निम्न हमको निर्गत प्रतिरोध मिल रहा है। तो निर्गत प्रतिरोध इसमें क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से करंट गेन इसमें हमको क्या मिलता है, हाई मिलता है। जो करंट गेन जो इसमें हमको मिल रहा है वो हाई है, मतलब उच्च धारा लाभ मिलता है इसमें। धारा लाभ इसमें हमको कितना मिलता है, उच्च मिलता है, उच्च धारा लाभ प्राप्त होता है। अब धारा लाभ को किससे डिनोट करते हैं, अभी पीछे बताया था, देखिए धारा लाभ क्या होता है, बीटा, ठीक है ना। तो आउटपुट करंट के कंपैरिजन में, सॉरी इनपुट करंट के कंपैरिजन में या निवेशी धारा के सापेक्ष उच्च इसमें धारा इसमें भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो उच्च धारा लाभ इसमें हमको प्राप्त होता है। और वोल्टेज गेन जो है अप्रोक्स किसके बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब 1 के बराबर, लगभग 1 के बराबर, लेकिन 1 से कम ही मिलता है वोल्टेज गेन। तो देखिए वोल्ट वोल्टता लाभ जो है, वोल्टता लाभ जो है वो लगभग 1 के बराबर मिलता है। अब इसके यूजेस क्या है देखिए, इंपेडेंस मैचिंग में, है ना। इंपेडेंस क्या होती है, इंपेडेंस को हम बोलते हैं प्रतिबाधा, है ना। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो देखो इंपेडेंस मैचिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब प्रतिबाधा प्रतिबाधा इसको क्या बोलते हैं, मैचिंग को संयोजन के लिए या ऐसा कुछ होता है। तो प्रतिबाधा मैचिंग के लिए, मतलब इसका हिंदी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब देखिए बफर सर्किट में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो बफर सर्किट्स होते हैं ना, बफर परिपथ, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए वोल्टेज लाभ तो कितना मिलता है, लगभग 1 के बराबर। उच्च धारा लाभ मिलता है हमको, मतलब बीटा जो है वो क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो बीटा जो है वो हाई, ठीक है। अब देखिए आर आई जो है इसमें क्या मिलेगा हमको, लो मिलेगा। आर आई जो है निवेशी जो वो क्या है, सॉरी हाई मिल रहा है। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या मिल रहा है हमको, हाई मिल रहा है। तो आर आई जो होगा वो क्या मिलेगा हमको, उच्च प्राप्त होगा। अब आर आई क्या होगा, कैसे मिलेगा, आर आई कैसे मिलता है, इनपुट है ना, तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो। अब देखिए इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का, अब इनपुट वोल्टेज कौन सा होगा, देखिए बेस कलेक्टर वीबीसी, है ना। तो वीबीसी अपॉन क्या मिलेगा, इनपुट करंट कौन सी है, आईबी, ठीक है ना। तो इससे हमको इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। वही अगर आर ओ ले, आउटपुट रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा हमको, देखो किसके किसके बीच में रेजिस्टेंस का देखो वीसी वीईसी कलेक्टर इमीटर वाला, है ना। तो ये मिल जाएगा वीईसी, डेल्टा ले सकते हो आप साथ में, ठीक है। और डेल्टा आई ई, देखिए कौन सी है, इमीटर करंट है, ठीक है ना। तो डेल्टा आई ई, तो इससे हमको आउटपुट और
इनपुट रेजिस्टेंस इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिलता है या मिल जाएगा। तो वही देखिए, वोल्टल अगर हम उच्च धारा लाभ हमको मिल रहा है, तो धारा लाभ जो है कैसे मिलेगा? देखिए धारा लाभ क्या होता है कि आउटपुट करंट कौन सी अब इसमें है, देखिए इमीटर करंट है ना, तो बीटा जो है हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा आई ई, और इनपुट करंट कौन सी है, डेल्टा आई बी, ठीक है ना। और वो देखिए कब मिल रहा है हमको वोल्टेज लेव, जब हम इनपुट करंट को क्या करें या इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखे, तो डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट वी बी सी, ठीक है ना। कांस्टेंट वी बी सी पर हमको, सॉरी वी ई सी पर कितना मिल रहा है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया हमका कौन सा अभिविन्यास, अभिविन्यास लिया हमने, उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। चलिए अभी देखिए तो ट्रांजिस्टर का हम प्रवर्धक के रूप में कैसे उपयोग में ले सकते हैं। प्रवर्धक का मतलब एम्प्लीफिकेशन में, कि ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को हम क्या कर रहे हैं, एज अ एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं हम, देखिए वह युक्ति जो निवेशी संकेत के संकेत या सिग्नल के आयाम को क्या करती है, आवर्धित करती है, मतलब एम्पलीफाई करती है, ठीक है ना। तो ऐसी एक डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। तो देखिए ये जैसे निवेशी सिग्नल हो गया, है ना, इसका आयाम कुछ और होगा, जैसे A1 है, तो देखो आउटपुट में जो मिल रहा है वो A2 मिल रहा है, तो A2 जो है वो A1 से ज्यादा मिलेगा। तो ये जो प्रवर्धक का हम उपयोग कर रहे हैं, वो किसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, ठीक है ना, एज ए एम्पलीफायर की तरह इसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन भी करता है, ये इसकी एप्लीकेशंस है, मतलब इसके क्या है, इसकी गुण धर्म भी कह सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, किसके, ट्रांजिस्टर के, कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर या प्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो एक ऐसी युक्ति है ना भाई, एम्पलीफिकेशन कर रही है ना, कि भाई ऐसी एक डिवाइस या ऐसी युक्ति जो क्या करती है, निवेशी सिग्नल के आयाम को आवर्धित करती है या एम्पलीफाई करती है, ठीक है ना। तो देखिए अब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में निम्नलिखित विन्यासों में जोड़ा जा सकता है, मतलब ट्रांजिस्टर को किसके रूप में, प्रवर्धक के रूप में निम्न अभिविन्यासों के रूप में जोड़ा जा सकता है, जो हमने अभी अभिविन्यास लिए ना। तो देखिए सबसे पहला हमने कौन सा लिया था, उभयनिष्ठ आधार कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास लिया था ना, तो उसको भी हम प्रवर्धक के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। देखिए अब मान लेते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर एक ले रहे हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ में, जो भी दिख रहा है हमको, देखो क्या है कि एक नई उभयनिष्ठ पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, उभयनिष्ठ आधार, ठीक है ना, इसको किसके रूप में, प्रवर्धक के रूप में यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये हो गया इमीटर, बोले तो उत्सर्जक, ये हो गया आधार, और ये संग्राहक। तो हमने कौन सा ले रहे थे, देखिए उभयनिष्ठ आधार। तो आधार क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों में उपयोग में लिया जाएगा, है ना। तो इनपुट किसके बीच में देंगे हम, उत्सर्जक और आधार के बीच में, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक निवेशी सिग्नल जो है यहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये निवेशी उपयोग है जिसका आयाम कम है, लेकिन निर्गत जो है वो एसी सिग्नल ज्यादा मिल रहा है हमको, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या कर रहे हैं, इमीटर और इसके बीच में जो भी हम वोल्टेज दे रहे हैं, सिग्नल के साथ वोल्टेज जो भी मिल रहा है इसको, ठीक है ना, ये हो गई बेस करंट, ठीक है। और यहां पे जो भी हम वोल्टेज मिल रहा है हमको वो VCB है, ठीक है ना, और ये है VCC, ठीक है। और ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस और ये आउटपुट करंट हो गई, ठीक है ना। तो आउटपुट में जो भी हमको एसी करंट का जो सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाइड मिलता है, अगर इसको एज ए एम्पलीफायर की तरह या एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक ले रहे हैं, कौन सा, कॉमन बेस एम्पलीफायर ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम एज ए एम्पलीफिकेशन की तरह उपयोग में ले रहे हैं, ठीक, यूज कर रहे हैं। तो देखिए इससे क्या चीज देखने को मिलती है, इसमें देखिए प्रवर्धक में क्या क्या लाभ हमको देखने को मिलता है भाई, प्रवर्धक है मतलब आवर्धित कर रहा है, तो वोल्टेज सिग्नल को भी बढ़ाएगा और ये करंट सिग्नल को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो देखिए उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में प्राप्त निम्न लाभ, एक तो क्या है देखिए, धारा लाभ और वोल्टेज लाभ, है ना। एक तो
करंट गेन और वोल्टेज गेन। तो देखिए इस पे क्या है, एक नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर, मतलब वीसीबी कांस्टेंट, कांस्टेंट वीसीबी मतलब आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, ठीक है ना, संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात को ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहते हैं। तो इस प्रकार देखो हमको क्या मिला, यही बताया था मैंने आपको कि भाई इनपुट करंट के रेस्पेक्ट में आउटपुट में हमको कितनी ज्यादा करंट मिल रही है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैंने बताया था पीछे आपको कि ये जो कॉमन बेस उबेनिस्ट आधार कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ली थी, ये देखिए उबेनिस्ट आधार में, अब इसमें यहां पर हमको देखिए धारा लाभ क्या मिल रहा था, एक से कम मिल रहा था ना, तो वो एक से कम ही मिलेगा, लेकिन वोल्टेज लाभ जो है वो ज्यादा मिलता है हमको। तो देखिए कितना मिलता है वही यहां पे ले रहे हैं हम। देखिए अब यहां पे भी देखिए अल्फा का मान एक से कुछ कम मिलता है, अर्थात कुछ धारा की हानि होती है, ठीक है ना। धारा यहाँ पे इनपुट धारा जो होगी वो आउटपुट धारा से ज्यादा मिलती है, ठीक है ना, आउटपुट में हमको कम धारा मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है आउटपुट वाला क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे क्या होती है, धारा की कुछ हानि प्राप्त होती है। तो कैसे मिल रहा है हमको वोल्टेज लाभ, सॉरी धारा लाभ जो है अल्फा या बीटा भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, कितना, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ठीक है ना, और केस में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, ठीक है ना। अब वही चीज देखिए, अब अगर हम वोल्टेज लाभ ले, वोल्टता लाभ कितना मिल रहा है हमको, तो देखिए निर्गत वोल्टेज पर परिवर्तन और निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ अथवा वोल्टेज प्रवर्धन कहते हैं। इसे ए वी से निरूपित कर सकते हैं हम, ठीक है ना, ए वी, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना, एम्प्लीफिकेशन किसका, वोल्टेज का, इसीलिए ए वी, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे कितना मिलेगा हमको ए वी, देखिए तो अब इसमें निवेशी धारा कितनी है भाई, अगर माना कि एक निवेशी एसी वोल्टेज सिग्नल लगाने पर उत्सर्जक धारा में परिवर्तन डेल्टा आई मिल रहा है, क्योंकि उत्सर्जक धारा कौन सी है, निवेशी धारा है, और क्या बोलते हैं, संग्राहक धारा जो है किसकी तरह यूज हो रही है यहाँ पे, देखिए आउटपुट करंट की तरह या निर्गत धारा की तरह। तो इसमें देखिए परिपथ आर इन और आर आई और आर ओ मैंने आपको बता ही दिया था। तो वोल्टेज गेन हमको कैसे मिलेगा भाई, डेल्टा आई सी इंटू आर आउट, आई इंटू वी क्या मिल जाएगा, वी इजल टू आई आर होता है ना, तो आई इंटू आर क्या मिल जाएगा, वी इनपुट आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिल जाएगा वी इनपुट, ठीक है ना, मतलब निवेशी वोल्टता, और ये हो गया ऊपर तो मिलेगी हमको निर्गत वोल्टता और ये निवेशी वोल्टता। तो निवेशी वोल्टता के सापेक्ष निर्गत वोल्टता हमको कितनी ज्यादा या कम मिल रही है वो अनुपात से हमको पता चल जाता है। तो देखो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, ये तो हमने क्या लिया था अल्फा, और ये आर आउट अपॉन आर इन क्या मिल जाएगा, टोटल इसका प्रतिरोध लाभ मिल जाएगा कि कितना प्रतिरोध मिल रहा है हमको, टोटल मिला के इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में लाभ, ठीक है ना। तो इससे देखिए हमको वोल्टेज गेन जो है या वोल्टता लाभ जो है वो कितना मिल रहा है, धारा लाभ इंटू प्रतिरोध का लाभ मिल रहा है। तो ये हमको वोल्टेज गेन मिल गया जो कि हाई मिलेगा, यहाँ पे उच्च मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर देखें तो हमको धारा में तो कुछ हानि मिल रही है ना, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, हाई मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि शक्ति लाभ हमको कितना मिलता है, पावर एम्प्लीफिकेशन में कितना मिल रहा है, कितनी ज्यादा पावर या कम मिल रही है वो चीज देखिए। तो निर्गत शक्ति में परिवर्तन तथा निवेशी शक्ति में परिवर्तन के अनुपात को, भाई हमको वोल्टेज गेन ही तो लेना है, तो शक्ति में कितना एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, मतलब पावर में कितना एम्प्लीफिकेशन हमको मिल रहा है। तो वो कैसे मिलेगा, देखिए मान लो वो एपी है, अब हमको पता है पावर क्या होती है, धारा इंटू क्या है, वोल्टेज का, देखिए धारा लाभ इंटू वोल्टेज लाभ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, पी इक्वल क्या होता है, वी इंटू आई, मिलता है कि नहीं मिलता है ना, पी इक्वल क्या मिलता है हमको, वी इंटू आई। तो जितना भी धारा लाभ वोल्टेज लाभ हमको मिला है और जितना भी धारा लाभ मिला है उनका अगर हम क्या करें, मल्टीप्लीकेशन करें ना, उनका गुणनफल करें तो हमको क्या मिल जाएगा, वोल्टता लाभ। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए हमको पावर एम्प्लीफिकेशन मिल जाएगा, जो कि देखिए कितना है, अगर हम देखें एपी की वैल्यू तो कितने मिल जाएगी, एपी, एवी हमको मिला अभी देखिए ये कितना, एवी जो है वो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई मिला है ना, और यहाँ पे क्या मिला है, आर ओ अपॉन आर आई, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये तो हो गई इनपुट,
है ना, और ये हो गया आउटपुट। तो ये तो हमको ए भी मिला है और साथ में अल्फा तो मिल ही रहा है, और इसको हमने अभी क्या बोला था, अल्फा ही तो है। तो एपी जो है हमको कितना मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है, अल्फा का स्क्वायर, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, और साथ में क्या मिल रहा है, देखिए प्रतिरोध लाभ, क्या मिल रहा है, प्रतिरोध लाभ मिल रहा है। तो ऐसे हम शक्ति कितनी, इसकी शक्ति मिल रही है इस कॉन्फ़िगरेशन या इस एम्पलीफायर के लिए, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये प्रवर्धक के रूप में जो हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं वो मिल रहा है। चलिए अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का उपयोग कर रहे हैं। देखिए तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब उत्सर्जक जो होगा वो निवेशी और निर्गत दोनों में उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें भी अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को उत्सर्जक के रूप में उपयोग करें तो क्या होगा, अब ये सर्वाधिक यूज होने वाला होता है कॉमन इमीटर, मैंने आपको पहले बताया इसमें, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों ही मीडियम मिलते हैं, तो वोल्टेज गेन और धारा लाभ भी ज्यादा मिलता है हमको, और धारा लाभ भी देखने को मिलता है और वोल्टेज गेन भी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का लाभ जो धारा लाभ होगा वो कैसे मिलेगा हमको, कि एक नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर, नियत संग्राहक आधार वोल्टेज पर। ठीक है ना, देखिए तो एट कांस्टेंट VCE, कांस्टेंट VCE संग्राहक उत्सर्जक धारा को अगर हम आउटपुट करंट को, सॉरी वोल्टेज को, जो भी हम निर्गत वोल्टता ले रहे हैं उसको अगर कांस्टेंट रख के किसके बीच में अनुपात ले, संग्राहक धारा जो कि आउटपुट करंट है और इनपुट करंट जो कि कौन सी है इनपुट करंट कौन सी है, ये आधार धारा। ठीक है ना, इनके का अगर हम अनुपात देखें तो इनपुट तो हो गई मतलब निवेशी धारा, और ये कौन सी हो गई, ऊपर वाली आईसी जो है वो निर्गत धारा, तभी तो लाभ मिल रहा हमको ज्यादा, है ना। लाभ कैसे पता चलेगा, कि हमने जितनी धारा दी थी आउटपुट में कितनी अधिक धारा मिल रही है, तो इसके सापेक्ष इसमें कितना एम्पलीफिकेशन मिल रहा है एट कांस्टेंट VCE, आउटपुट कांस्टेंट रख के। ठीक है ना, तो यहां पे इससे हमको क्या चीज देखने को मिल जाएगा, इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए बीटा का नाम मान मिल जाएगा। तो देखिए बीटा कितना मिलेगा हमको, बीटा का मान सामान्यतः इसके लिए 15 से 50 तक होता है, मतलब कितना मिलता है इसे, 15 से 50 तक वोल्टेज गेन हमको इसमें, सॉरी करंट गेन जो इसमें देखने को मिलता है, कि भाई इनपुट करंट के रेस्पेक्ट में आउटपुट करंट कितनी ज्यादा मिल रही है वो इसके अनुपात से हमको पता चल जाएगा। तो देखो बीटा इस बिंदु हमको कितना मिल रहा है, डेल्टा IC जो कि आउटपुट करंट है, और डेल्टा IB जो कि इनपुट करंट है, किस पर, एट कांस्टेंट VCE आउटपुट वोल्टेज पे। ठीक है ना, अब देखिए वोल्टेज लाभ हमको कितना मिल रहा है, या वोल्टता लाभ कितना मिलेगा। अब वोल्टता लाभ जो भी पहले निकाला था हमने, कैसे, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो, है ना, कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो भी अनुपात होगा, ठीक है ना, वो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए निर्गत वोल्टेज परिवर्तन और निवेशी वोल्टेज परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं, इसे एवी से निरूपित करते हैं, पीछे भी हमने यही देखा था, है ना। तो आउटपुट इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट में कितना ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है ना, तो I इंटू आर इधर भी और I इंटू आर, तो ऊपर वाला आउटपुट वोल्टेज हो गया और ये इनपुट वोल्टेज हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये डेल्टा IC जो है क्या है, निर्गत धारा है, ठीक है। तो निर्गत धारा को अगर निर्गत प्रतिरोध से गुणा कर दे तो हमको निर्गत वोल्टता मिल जाएगी, और निवेशी धारा को अगर निवेशी प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करें या गुणनफल करें तो हमको निर्गत इनपुट या निवेशी वोल्टता हमको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB और RO अपॉन RE मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज को तो हम बीटा बोल रहे हैं, तो यहां से AV जो है वो कितना मिल जाएगा, देखिए AV जो है वो कितना मिलेगा, बीटा इंटू R या प्रतिरोध लाभ, बीटा इंटू प्रतिरोध लाभ, यही तो मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पीछे जो है अल्फा लिया था किसके लिए, आधार संग्राहक के लिए, ठीक है ना। और तो यहां से अगर हम देखें तो क्या चीज मिल रही है हमको, AV जो है, AV जो है यहां पे हमको मिल रहा है बीटा इंटू प्रतिरोध लाभ, बीटा इंटू कितना मिलेगा, प्रतिरोध लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे हमको वोल्टता लाभ प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा,
वोल्टता लाभ। ठीक है ना। तो देखिए अब इससे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बीटा जो मिल रहा है हमको, प्रतिरोध लाभ है ये तो, है ना। और यहाँ पे इसको हम ले लेंगे बीटा, ठीक है ना। तो अगर बीटा देखे ना तो यहाँ पे हमको ये चीज तो पता है कि भाई बीटा जो है अल्फा से बहुत ज्यादा है, जो हमने पीछे लिया था आधार उत्सर्जक आधार के लिए, सॉरी उभयनिष्ठ आधार के लिए। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में वोल्टेज लाभ जो है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में बहुत अधिक मिलता है, इसीलिए ज्यादा प्रचुर मात्रा में या ज्यादा उपयोग भी इसलिए ही इसका किया जाता है, क्योंकि मैंने भी आपको पीछे यही बताया था कि कॉमन इमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास जो है वो ज्यादा उपयोग में इसीलिए लिया जाता है कि उसमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ही उच्च प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें निवेशी और निर्गत प्रतिरोध जो है वो तो मध्यम ही होते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोध लाभ के हिसाब से इसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम शक्ति लाभ देखें, वही जो पीछे लिया था हमने, शक्ति लाभ कैसे मिलेगा हमको। शक्ति लाभ क्या होता है भाई, जितना भी इनपुट शक्ति थी और आउटपुट शक्ति के बीच में जो भी इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या मिलेगा कि निर्गत शक्ति में परिवर्तन और निर्गत शक्ति में परिवर्तन के लाभ परिवर्तन को शक्ति लाभ कहते हैं। तो देखिए शक्ति क्या होती है, धारा इंटू वोल्टेज, अभी पीछे मैंने बता ही दिया था। तो शक्ति लाभ क्या मिलेगा, धारा लाभ इंटू वोल्टेज लाभ, है ना। अब धारा लाभ हमको कितना मिला है देखिए, तो शक्ति लाभ जो हमको मिलेगा पावर एम्प्लीफिकेशन, वो कितना मिल जाएगा, धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ, है ना। तो देखिए एपी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सॉरी धारा लाभ नहीं वोल्टेज लाभ, V इंटू आई होता है, धारा लाभ इंटू वोल्टेज लाभ। तो देखिए एपी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बीटा तो हमने कितनी ली थी, अभी मिली थी हमको देखो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, और ए बी कितना मिल रहा है देखिए डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, और साथ में प्रतिरोध लाभ आउटपुट अपॉन आर ओ अपॉन आर आई, है ना, प्रतिरोध लाभ। तो क्या चीज देखने को मिल रही है यहाँ पे देखिए, ये तो दोनों ही बीटा है, तो एपी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पे, बीटा स्क्वायर इंटू प्रतिरोध लाभ, ठीक है ना। तो वो इसमें शक्ति लाभ। अब शक्ति लाभ इसमें भी देखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक में ज्यादा मिलेगा, किसकी तुलना में, उभयनिष्ठ आधार की तुलना में बहुत अधिक मिलती है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में उभयनिष्ठ आधार के रूप की तुलना में बहुत अधिक प्राप्त होती है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच की तरह, जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं ना, इसको एज ए स्विच की तरह या स्विच की भांति कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो देखो एक स्विच क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो होती है जो विद्युत परिपथ में धारा को ऑन अथवा ऑफ कर सकती है, मतलब धारा या तो प्रवाहित होने देगा या नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर को हम ऐसे एज ए स्विच या स्विच की भांति भी उपयोग में ले सकते हैं। तो जैसे एक पीएन संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर स्विच की भांति कार्य करते हैं, मतलब पीएन संधि डायोड जो है और ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच की भांति क्या करते हैं, कार्य कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं कि जब निवेशी वोल्टेज कम होता है तो ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा संधि जो है, जब निवेशी वोल्टेज जो है वो क्या होता है, कम होता है, जब निवेशी वोल्टेज जो है कम होता है तो ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक धारा संधि जो है ना, उत्सर्जक धारा सॉरी उत्सर्जक आधार संधि जो है, ये उत्सर्जक आधार संधि जो है, जब निवेशी वोल्टेज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इनपुट वोल्टेज उसको दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक संधि जो है वो किसमें होगी, फॉरवर्ड बायस में नहीं होती, जो फॉरवर्ड बायस में नहीं होती, तथा निर्गत वोल्टेज का मान अधिकतम रहता है, और निर्गत वोल्टेज का मान अधिकतम रहता है। तो इस अवस्था में ट्रांजिस्टर चालन नहीं करता, यह स्विच ऑफ अवस्था में होता है। किसकी अवस्था में होता है, स्विच ऑफ अवस्था में। कब, देखिए क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि निवेशी वोल्टेज जब कम होता है, और वो कम कब होगा, जब उत्सर्जक आधार संधि जो है, जो इनपुट वाली जो है, इनपुट जो है ना निवेशी, उत्सर्जक आधार जो है संधि जो है वो क्या हो, रिवर्स बायस में हो, उत्क्रम अभिनति में अगर हो, ठीक है ना, सॉरी
फॉरवर्ड बायस में नहीं होती, मतलब रिवर्स बायस में होती है। तो निर्गत वोल्टेज जो है, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, अधिकतम रहते हैं। तो इस अवस्था में ट्रांजिस्टर चालन नहीं करता है, नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, है ना। ये फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए तभी होगा। अब ये तो किस में है, रिवर्स बायस में अगर होगा तो ये क्या चालन करेगा, नहीं करेगा, तो वो स्विच ऑफ अवस्था में होता है। और यदि निवेशी वोल्टेज का मान अधिक होता है, निवेशी वोल्टेज क्या है, अधिक, अधिक कब मिलेगा, जब वो क्या हो, फॉरवर्ड बायस में हो, है ना, किस में हो, फॉरवर्ड बायस में, मतलब अग्र अभिनीति में हो। तो ये ट्रांजिस्टर जो है संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। संतृप्त अवस्था मतलब एक कांस्टेंट करंट देता है, ठीक है ना, उसको संतृप्त अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, सैचुरेशन में के बाद वो कांस्टेंट करंट जो है, धारा जो है प्रवाहित होने देता है। तो इस अवस्था में संग्राहक धारा अधिकतम हो जाती है, इस में जो आउटपुट करंट जो है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और कांस्टेंट एक वैल्यू मिलेगी। तो वो किसकी तरफ यूज होगा, फिर एज ए स्विच ऑन अवस्था में वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में प्राप्त होता है। देखिए अब स्विच ऑफ की तरफ वर्क कब करेगा ये, जब निवेशी वोल्टेज क्या हो, कम हो। तो इनपुट वोल्टेज कम है, और ये कब होता है, जब ये जो निवेशी जो बेस या आधार संग्राहक जो संधि है वो किसमें होती है, रिवर्स बायस या उत्क्रम अभिनीति में होती है, ठीक है ना। तो उससे क्या चीज मिलती है कि ये स्विच ऑफ सिचुएशन में होता है उस टाइम, क्योंकि ये निवेशी में है तो ये चालन करेगा नहीं, है ना। और वही चीज ये जब निवेशी वोल्टेज ज्यादा होती, वो ज्यादा कब होगी, जब ये फॉरवर्ड बायस में लेंगे, और फॉरवर्ड बायस में भी क्या होगा, वो एक अपनी संतृप्त अवस्था में तब पहुंच जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो इनपुट करंट देगा। तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट करंट भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। संग्राहक धारा जो है वो क्या हो जाती है, अधिकतम, है ना। तो वो किसमें होता है, फिर स्विच ऑन स्टेट में होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, अब ये भी देखिए कौन सा ले रहे हैं हम, कॉमन इमीटर ही लिया है, वो उसको एज ए स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं कि अगर हम निवेशी को जो संग्राहक आधार जो संधि है उसको हम किस में ले, फॉरवर्ड बायस में ले, सॉरी रिवर्स में ले, तब तो वो चालन नहीं करेगा। फॉरवर्ड में ले लेंगे तो वो संतृप्त अवस्था में जाके एक स्विच की तरह ऑन ऑफ यूज होता है। अब देखिए ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण क्या क्या है, देखिए उबेनिस्ट आधार विन्यास अभिलक्षण, उबेनिस्ट आधार के, फिर हम उबेनिस्ट उत्सर्जक के भी अभिलक्षण लेंगे। देखिए क्या मिल रहा है इसमें कि उत्सर्जक आधार वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाने पर उत्सर्जक धारा आईसी तेजी से बढ़ती है, अर्थात उत्सर्जक पर एक लघु वोल्टेज सिग्नल के लिए ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है, जो कि मैं बताया था कि इसका उबेनिस्ट आधार विन्यास के लिए प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। और उत्सर्जक धारा संग्राहक आधार वोल्टेज पर बहुत अधिक निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। ये VCB पर ज्यादा निर्भर नहीं करती है, कौन, उत्सर्जक धारा जो है वो संग्राहक आधार वोल्टेज जो है उस पर निर्भर अधिक नहीं करती है, किसमें, उबेनिस्ट आधार विन्यास में। और संग्राहक धारा जो है वो संग्राहक आधार वोल्टेज के साथ केवल अति निम्न मानों, मतलब एक से कम पर ही बदलती है। जो संग्राहक धारा होती है ना, आउटपुट करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आउटपुट करंट जो है, निर्गत धारा जो है इस अभिविन्यास के लिए वो संग्राहक आधार वोल्टेज जो होता है, संग्राहक आधार मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसके साथ केवल उसकी निम्न मानों के लिए या छोटी वैल्यू के लिए ही बदलता है। कि जब संग्राहक आधार वोल्टेज लगभग 1-2 वोल्ट से ऊपर हो जाती है, जब संग्राहक आधार वोल्टेज जो है वो 1-2 वोल्ट से ऊपर हो जाती है, तो संग्राहक धारा जो आउटपुट वोल्टेज जो है वह VCB पर निर्भर नहीं करती। मतलब कि जब VCB जो है, अब कॉमन बेस ही ले रहे हैं ना अपन, VCB मतलब आउटपुट वोल्टेज जब 1 से 2 के ऊपर हो जाती है, 1 या 1-2 से ऊपर हो जाती है वोल्टेज, तो संग्राहक धारा वोल्टेज VCB पर निर्भर नहीं करती। मतलब आउटपुट धारा जो है, निर्गत धारा जो है आउटपुट वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है, तो उत्सर्जक धारा पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, वो उत्सर्जक धारा पर, ठीक है ना। इसीलिए हमने कांस्टेंट आई ली थी वोल्टेज या करंट गेन के लिए। तो ट्रांजिस्टर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर का जो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये तो किसके लिए था, उबेनिस्ट आधार विन्यास के लिए। अब देखिए उबेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के अभिलक्षण क्या क्या है,
जो कि हमने पहले भी देखे हैं, वापिस इन सबको रिपीट ही करा। वैसे तो ये तो ना भी लो तो पीछे मैंने सारी चीजें बताई दी है वैसे तो, कि जब तक VBE जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए, मतलब इनपुट वोल्टेज जो है प्राचीर से कम रहता है तो आधार धारा लगभग शून्य रहती है। जब वो मिनिमम वैल्यू से कम रहता है तो आधार धारा भी क्या मिलती है हमको, इनपुट करंट जो है वो भी कम मिलती है। जैसे ही इसका मान विभव प्राचीर से बढ़ता है तो आधार धारा पहले धीरे धीरे तब फिर तेजी से बढ़ती है अचानक, क्योंकि वही फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो वही एम्बुलेंस ब्रेकडाउन के कारण इसमें पहले तो कम मिलती है, फिर अचानक वैल्यू बढ़ जाती है कोवलेंट बॉन्ड टूटने से। तो निवेशी अभिलक्षण वक्र संग्राहक उपसर्जक वोल्टेज पर थोड़ा ही निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज पर, जो आउटपुट वोल्टेज है उस पर निवेशी अभिलक्षण वक्र जो है वो कम ही निर्भर करता है। फिर देखिए संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज जो है, मतलब आउटपुट वोल्टेज के केवल बहुत निम्न मानों पर ही 0 व लगभग 1 वोल्ट के बीच VCE के बदलने पर संग्राहक धारा जो है वो बदलती है, और VCE के उस मान को नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो VCE के उस मान को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। किस मान पर, के आउटपुट वोल्टेज के निम्न वोल्ट पर ही सिर्फ क्या है, VCE के बदलने पर संग्राहक धारा जो है बदलती है। मतलब इसके छोटे वैल्यूज के लिए ही क्या होती है, सिर्फ जो आउटपुट करंट है वो बदलती है, ठीक है ना। तो VC के उस मान को, जो निम्न मान होता है जिस पर करंट बदलती है, आउटपुट करंट, ठीक है ना, उसको नी वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए नी वोल्टेज से पहले संग्राहक धारा लगभग क्या रहती है, नियत रहती है। नी वोल्टेज से पहले जो है वो संग्राहक धारा क्या रहती है, नियत रहती है या कांस्टेंट रहती है। तो एक दिए गए संग्राहक उत्सर्जक VC के संग्राहक धारा IC तथा धारा IB बढ़ने पर बढ़ती है। जब आधार धारा IB शून्य होती है तब भी क्षीण संग्राहक धारा विद्यमान रहती है। इसीलिए इसमें आउटपुट वोल्टेज जो है क्या है, गेन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। कि जब इनपुट करंट जब शून्य भी होती है, चाहे मतलब 0 भी होती है, तब भी हमको आउटपुट करंट कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, वो वोल्टेज गेन के कारण, क्योंकि एज ए एम्पलीफायर की तरह इसको यूज करते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये देखिए हमने ट्रांजिस्टर की जो अभिविन्यास है और उसका प्रवर्धक के रूप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे हमको धारा लाभ ज्यादा मिलता है, वोल्टेज लाभ किसमें कम या ज्यादा मिलता है। तो वो सबसे अच्छा जो या सबसे ज्यादा अगर जिसका चालन अच्छे से मिलता है वो कौन से अभिविन्यास का उपयोग ज्यादा किया जाता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस अभिविन्यास में ज्यादा किया जाता है, ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट गेन के लिए, वो है कॉमन इमिटर या उभयनिष्ठ उत्सर्जक संधि के रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें वोल्टेज गेन क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मीडियम ही मिलती है। ऐसा नहीं कि किसमें ज्यादा किसमें कम, वो नहीं मिलती, इसमें दोनों ही मीडियम ही रहते हैं। तो उसकी वजह से इनपुट और आउटपुट करंट का जो रेशियो है, मतलब जिसको हम धारा लाभ कहते हैं, वो भी हमको ज्यादा मिलता है, और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो भी हमको ज्यादा मिलता है। इससे उसकी पावर आउटपुट भी हमको क्या है, ज्यादा मिलती है, शक्ति जो है वो भी हमको आउटपुट में ज्यादा देखने को मिलती है। तो अब ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर के लिए एज ए स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। वो कब यूज होगा, ऑफ कंडीशन में कब होगा, जब हम इनपुट जो है उसमें अगर कम वोल्टेज मिल रहा है या कम धारा प्रवाहित हो रही है। वो कब हो सकता है, जब उसको रिवर्स बायस में ले, तो रिवर्स बायस में ये अच्छे से चालन नहीं करेगा, तो वो ऑफ कंडीशन की तरह यूज होता है, ठीक है ना, एज ए स्विच ऑफ। और जब इनपुट आउटपुट जो है, जो भी संधि हम लेते हैं कलेक्टर इमीटर रीजन जो है उसको, उसमें, और वो अगर करंट उसमें कब मिलेगी, आउटपुट में, जब इनपुट में हम उसको फॉरवर्ड बायस में लेते हैं तभी, है ना। और अगर इनपुट जो है उसको हम रिवर्स बायस में लेते तो 0, और जब फॉरवर्ड बायस में लेंगे तो वो कंडक्ट करता है, चालन करता है। तो एक कांस्टेंट करंट जो है, मतलब उच्च जितनी भी धारा वो प्रोवाइड कर सकता है, वो धारा एक संतृप्ता की ओर जाके इनपुट में, फिर वो आउटपुट में अधिकतम करंट देखने को हमको मिलती है। तो वो ऑन कंडीशन में एज ए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम ट्रांजिस्टर के अभिविन्यासों का उपयोग कर सकते हैं। तो एज ए प्रवर्धक की तरह, स्विच की तरह भी हम इनका ट्रांजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। अब अभिविन्यास किस आधार पर मिलते हैं हमको, कि अभिविन्यास जो है वो हम किसको बेनिस्ट रख रहे हैं, इनपुट और आउटपुट में, तो उसके आधार पर, क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड है,
तो किसी एक को हमको क्या करना पड़ेगा, ओवेनिस्ट रखना पड़ता है। या तो आधार को रखेंगे, या अपसर्जक को रखेंगे, या संग्राहक को रखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये थे हमने अभिविन्यास के बारे में पढ़ा और ट्रांजिस्टर का हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं ना, है ना, वो बाइनरी पे बेस्ड होते हैं, है ना, कि भाई वो कैसे यूज इनका कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं लॉजिक गेट्स के, क्या यूजेज है और कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, क्या होते हैं लॉजिक गेट्स, ये सारी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।